नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, भारतीय दलीय व्यवस्था में एक दल के प्रभुत्व की पुनर्स्थापना, भाजपा का जो प्रभुत्व है 2014 से लेकर के 2024 तक का जो सफर रहा, इस विषय पर हम चर्चा करने की आज कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसे जब कोई राजनीतिक दल लगातार चुनाव जीतता है और लंबे समय तक सत्ता में रहता है, तो उसे एक दल के प्रभुत्व की स्थिति कहा जा सकता है। यह प्रभुत्व दिखाता है कि उस दल की नीतियां और विचार जनता के बीच कितने लोकप्रिय हैं और उनका प्रभाव राजनीति में कितना गहरा है। आज हम भाजपा के संदर्भ में इस प्रभुत्व की पुनर्स्थापना के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करें कि भारतीय दलीय प्रणाली किस तरह का स्वरूप है। हालांकि भारतीय जो दलीय प्रणाली एक बहुदलीय व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं ने अपनाया हुआ है संसदीय शासन प्रणाली में, लोकतंत्र में, तो जिसमें कि अनगिनत राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सक्रिय दल हैं। वर्तमान में 7 राष्ट्रीय दल हैं और बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं। यह व्यवस्था देश की विशाल सामाजिक, संस्कृति और भाषाई विविधता का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है। भारतीय राजनीति में अक्सर गठबंधन सरकारें देखने को मिलती है, जहां विभिन्न विचारधाराओं के दल मिलकर शासन करते हैं, जिससे राजनीतिक परिदृश्य गतिशील और प्रतिस्पर्धी बना रहता है। भारतीय लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली वाली व्यवस्था में अभी तक दल प्रणाली में जो स्वरूप उभर कर सामने आए हैं, किस तरह की दलीय प्रणाली यहाँ पर देखने को मिली है, वो उसे मुख्यतः मैंने 5 भागों में बांटने की कोशिश की है। जिसमें कि सबसे पहले एक दलीय प्रणाली यानी कि वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम, जो कि जिसे हम कांग्रेस सिस्टम बोलते हैं, 1952 से लेकर 1967 तक रहा, कांग्रेस का वर्चस्व रहा। जिसे एक छाता संगठन के रूप में, छाता दल के रूप में, छतरी के रूप में भी परिभाषित किया गया विद्वानों द्वारा, और उस पर बहुत सारे कार्य हो चुका है। तो इसलिए भी मुझे ज़रूरत पड़ी जो डोमिनेंस का जो फेज फिर से दोहराया जा रहा है भारतीय दलीय प्रणाली में, तो इस विषय पर मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा जो प्रकार वो है द्विदलीय प्रक्रिया, जो कि 1967 के बाद देखने को सामने आई, जिसमें कि कांग्रेस के वर्चस्व को चुनौती दी, खासतौर पर जनसंघ और सीपीआई जैसे अन्य दलों ने, और कहीं ना कहीं द्विदलीय व्यवस्था फिर आरंभ हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे 1968 के बाद या 80 के बाद हम देखते हैं कि बहुदलीय व्यवस्था भी बहुत सारे दल उभर रहे थे 67 के बाद, जिसमें कि जो क्षेत्रीय राजनीति थी, ये राज्य विधानसभाओं या राज्यों में जो केंद्र में और राज्य में जो सरकार का जो एक ही पार्टी का प्रभुत्व हुआ करता था, कांग्रेस का, अब धीरे धीरे उसमें बिखराव आ गया, क्षेत्रीय दल उभरने लगे। तो इस तरह से बहुदलीय व्यवस्था प्रचलन में आई। और चौथा गठबंधन व्यवस्था 1990 के बाद, लगभग 1989 के बाद, और 1999 80 के बाद या 90 के बाद हम देखते हैं कि एनडीए, यूपीए जैसे बहुत सारे गठबंधन अस्तित्व में आए, जिसमें कि एक दल केंद्र में सरकार बनाने के लिए उसके पास पूर्ण बहुमत का अभाव हो रहा था, या वो अपना सरकार नहीं बना पा रहा था, इसलिए गठबंधन की सरकारें अस्तित्व आने लगी 1990 के आसपास के बाद। तो जिसमें कि हम एनडीए, यूपीए और वर्तमान समय में इंडी गठबंधन का नाम ले सकते हैं। और मुख्य रूप से भारत बहुदलीय व्यवस्था ही विद्यमान रही है वर्तमान में, जो कि एक लोकतंत्र के लिए बेहतर भी रहता है, जिसमें व्यक्तियों के पास उनके चुनाव और उनकी विचारधारा, उनके सामाजिक कल्याण के मुद्दों से लेकर के सभी चीज़ों को लेकर के वो उनका प्रतिनिधित्व कर सकें, ताकि सभी चौमुखी विकास के लिए कहीं ना कहीं बहुदलीय व्यवस्था का होना अत्यंत आवश्यक होता है। हम मुख्य रूप से इस चीज़ की तो शुरुआत कर चुके हैं या पढ़ चुके कि प्रभुत्व की हम चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन जो प्रारंभिक प्रभुत्व था भारतीय दलीय व्यवस्था में, वो कांग्रेस के कार्यकाल से शुरू हुआ था, जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। उसके बाद 1951 के चुनावों के बाद 1967 तक एक छत्र छाया में भारत ने अपना विकास किया था। वो दल था कांग्रेस। कांग्रेस के नेतृत्व में 1952 के, उसके बाद 55 के बाद 56 के, उसके बाद 63 के जो चुनाव थे, 62 के जो चुनाव थे, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस विजयी रही। 67 तक इसका प्रभुत्व रहा, बना रहा इस भारतीय पार्टी सिस्टम में।
या सेंटर की संसद में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व, क्योंकि एक दल का विकास ही या जन्म ही स्वतंत्रता संग्राम के लिए हुआ था 1985 से। ये इस तरह से चलता आया, देश की सेवा करता आया। और निर्विवाद नेतृत्व थे, जिसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, कृष्ण मेनन जैसे बहुत सारे दिग्विजय नेता थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी उस समय जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो कृष्णमय नेतृत्व थे, इन नेतृत्वों की ओर जनता आकर्षित हुई और उन्होंने इसे निर्विवाद रूप से इसे चुना। और संस्थागत और वैचारिक पकड़ इनकी पक्की थी, जिसमें कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, कूटनिरपेक्षता की विचारधारा और नीतियों के आधार पर इन्होंने राष्ट्र का विकास करने की कोशिश की। ये इस तरह से भी कांग्रेस का प्रभुत्व उस समय इतने लंबे वर्षों तक, 15 वर्षों तक कायम रहा, जिसे हिलाने की आज तक किसी में मतलब ये को हिला नहीं सका। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रारंभिक जो दौर का जो चुनावी जो प्रदर्शन है वो आपके सामने है, जिसमें कि आज़ादी के बाद शुरुआती दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया, जो कि आपको ग्राफ में दिख रहा है। राष्ट्रीय राजनीति पर उनकी मजबूत पकड़ को दर्शाता है। तो जैसा कि चार्ट में आप देख रहे हैं कि कांग्रेस 1952, 1957, 1962 के आम चुनाव में लगातार 2/3 से अधिक सीटें जीतकर अपनी अद्वितीय राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन कर रही थी। और यह राष्ट्रव्यापी संगठनात्मक नेटवर्क जनता के गहरे विश्वास का प्रमाण था, जिसने उसे एक दल के प्रभुत्व वाली व्यवस्था का केंद्र बिंदु बनाया हुआ था। 1967 से लेकर के 1980 तक कांग्रेस पार्टी के इतिहास में महत्वपूर्ण राजनीतिक उलटफेर हुए। 1967 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को पहली बार बड़ा झटका लगा, जब उसने उन 520 सीटों में से केवल 283 सीटें जीती, जो उसके लिए बहुत बड़ी गिरावट थी। यह चुनाव के बाद कांग्रेस के भीतर दो गुट उभरे, जिनमें से ग्रुप आई और ग्रुप ओ बनकर सामने आए। इस संकट के बीच मोरारजी देसाई और उसके समर्थकों ने कांग्रेस को ओ का गठन किया, जबकि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाले गुट को कांग्रेस आई कहा गया। इस प्रकार कांग्रेस विभाजित हो गई। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस आई ने जोरदार वापसी की, लेकिन पार्टी का व्यापक जनाधार धीरे धीरे दूसरी पार्टियों की ओर बढ़ती ताकत के कारण कम होने लगा। 1980 और 1984 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सफलता पाई, पर 1988 तक तत्कालीन राजीव गांधी की अगुवाई में पार्टी की सीटें लगातार घटने लगी। इस दौर में जनता दल और भाजपा जैसे विपक्षी दलों ने कांग्रेस के प्रभुत्व को चुनौती दी। हालांकि यह विचारणीय बात है कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हो चुका था। 1989 के बाद चुनाव में कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ और इसके बाद पार्टी का जनाधार और भी कमजोर हो गया। इस तरह कांग्रेस के दो शीर्ष गुटों समूह ओ और आई के बीच संघर्ष रहा और राजनीतिक विरोधियों की बढ़ती ताकत और सीटों की गिरावट से पार्टी के प्रभुत्व को सीमित कर दिया। यह दौर भारतीय राजनीति में कांग्रेस के पतन का और नए दलों के उदय का समय था। इस तरह से ये ग्राफ दर्शा रहा है कि किस तरह से कांग्रेस कहीं ना कहीं एक चूक रही थी। अपनी जो पुराने वाली जो स्थिति थी, एक जो डोमिनेंट पार्टी थी, अपना जो प्रभुत्व और वर्चस्व वाला जो इसका जो चेहरा था, वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग गया था। हम इसमें देखते हैं कि 1967 से लेकर के 1989 तक के दौरान कांग्रेस के प्रभुत्व को कमजोर होने के कई कारण थे, जिन्होंने भारतीय राजनीति के परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। इनमें से आंतरिक चुनौतियां और बाहरी राजनीतिक गतिशीलता दोनों शामिल थी। आंतरिक कलह और विभाजन के कारण पार्टी के भीतर गुटबाजी, प्रमुख विभाजनों ने कांग्रेस की संगठनात्मक एकता को कमजोर किया, जिससे उनकी राष्ट्रव्यापी अपील प्रभावित हुई। क्षेत्रीय दलों का उदय उसमें होने लग चुका था। देश में विभिन्न हिस्सों में मजबूत क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियां का उभार हुआ, जिन्होंने कांग्रेस के पारंपरिक जनाधार को सीधी चुनौती दी। आर्थिक चुनौतियां और संतोष, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के आरोपों ने आम जनता के बीच में व्यापक असंतोष पैदा किया, जिसका लाभ विपक्षी दलों ने उठाया। देश में गरीबी, ये तत्कालिक कारण रहे उस समय कांग्रेस के प्रभुत्व के पतन के कारण। और सबसे बड़ा कारण जो माना जा रहा है वो आपातकाल का था, जिसने 1975 से 1977 के बीच में इंदिरा गांधी जी ने जब भारत पर आपातकाल लगाया था, जिसने कि कांग्रेस की लोकतांत्रिक साख को गंभीर क्षति पहुंचाई, जिससे 1970 के चुनावों में उसे ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा। जनता से जुड़ाव कमजोर होने लगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को एक अलीट वर्ग घोषित कर दिया गया था। अभिजनों का समूह
दल घोषित कर दिया गया, और जिसमें बड़े ही लोग जा सकते हैं, साधारण भाषा में हम कह सकते हैं। और प्रतिद्वंदी दलों का, यानी कि क्षेत्रीय दलों और प्रतिद्वंदी दलों का उभार हो गया, जिसमें भाजपा, जनता दल, क्षेत्रीय दलों का मजबूत होना कांग्रेस के जनाधार को प्रभावित करता रहा। नेताओं के बीच में झगड़े होते रहे, आपसी झगड़े होते रहे पार्टियों के अंदर। जिस तरह से हम पहले चर्चा कर चुके, जो संगठनात्मक जो क्षति हुई वो कहीं ना कहीं बहुत ही हानिकारक हुई, जिससे कांग्रेस का पतन शुरू हो गया। और मजबूत लीडरशिप की कमी, भ्रष्टाचार के आरोप, जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं, कल्याणात्मक नेतृत्व की कमी हो गई। गांधी परिवार, नेहरू गांधी परिवार के अलावा नेतृत्व का अन्य विकल्प सीमित दिखे, जिस वजह से लोगों ने कहीं ना कहीं कांग्रेस से मुख मोड़ दिया। इन कारणों से 1967 के बाद कांग्रेस की लोकसभा और विधानसभा सीटों में लगातार गिरावट आई। 1990 तक पार्टी का राष्ट्रीय प्रभुत्व काफी कम हो गया। जनता का विश्वास कम होने और विपक्ष की मजबूती के चलते कांग्रेस का राजनीतिक प्रभाव सीमित हो गया। इस तरह से कांग्रेस का कहीं ना कहीं पतन शुरू हो गया, जो कि हम कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में जो डोमिनेंस का फेज था वो 1980 तक उसका कहीं ना कहीं पतन हो चुका था। अब 1980 में एक ऐसे दल का बीज पड़ चुका था भूमि पर, जो कहीं ना कहीं भविष्य में जो इसे आप वर्चस्व या एक प्रभुत्वशाली दल के रूप में आज देख रहे हैं। भाजपा, जो भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा का इतिहास 1951 में स्थापित हुआ था, भारतीय जनसंघ से जुड़ा है। जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, जिसका उद्देश्य राष्ट्रवाद और एकात्मक मानवतावाद को राजनीतिक मंच पर लाना था। 1977 में आपातकाल के बाद जनसंघ अन्य विपक्षी दलों के साथ जनता में विलय हो गया, लेकिन यह गठबंधन कुछ कारणवश ज़्यादा टिक नहीं पाया, जिससे भारतीय जनता पार्टी जनसंघ बिखर गया या टूट गया और एक नया दल नई पहचान के साथ 1980 में निर्माण किया। जनता पार्टी के टूटने के बाद जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने मिलकर भाजपा की स्थापना की। भाजपा ने अपनी वैचारिक नींव दीनदयाल उपाध्याय के एकात्मक मानवतावाद, राष्ट्रवादी विकास के सिद्धांतों पर रखी। शुरुआत में भाजपा को चुनावों में सीमित सफलता मिली, जिसमें कि मात्र 2 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी को 1980 के बाद के चुनाव में, पहले चुनाव में जीत दर्ज हासिल हुई। लेकिन अपने वैचारिक पहचान के विकास के कारण धीरे धीरे पार्टी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, राम जन्मभूमि आंदोलन और अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे उन्हें एक विशिष्ट पहचान मिली। 1990 के दशक में राजनीति विस्तार, मंडल कमंडल की राजनीति के दौर में भाजपा ने अपनी अपील का विस्तार किया और गठबंधन की राजनीति के माध्यम से कई राज्यों में सत्ता में आई। 1990 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन ने भी भाजपा को एक देशव्यापी पहचान दिलाई, जिसमें प्रमुख जो मुद्दा था राम जन्मभूमि में राम मंदिर भवन का निर्माण करवाना। इसने भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के उदय और उसके पहचान और उसके सफर को, उसके वैचारिक ढांचे को मजबूती प्रदान की। 1998 से लेकर के 2004 तक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा ने केंद्र में पहली बार सफलतापूर्वक एक गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया, जिससे उसकी राष्ट्रीय स्वीकार्यता बढ़ी। हम देखते हैं कि 2004 से लेकर के 2014 तक हालांकि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही, और इस समय भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में विकासात्मक कार्यों को करने के लिए, संगठन की मजबूती के लिए बहुत सारे कार्य किए, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी मतों से विजयी होकर के एक वर्चस्व पार्टी, एक प्रभुत्वशाली पार्टी के रूप में हम सभी के सामने उभर कर सामने आई, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में 303 सीटें हासिल करके जनसंघ की जड़ों को मजबूत करते हुए आधुनिक भारत में अपनी पकड़ और प्रभाव को स्थापित किया। साल 2014 का भारतीय राजनीति में एक नया दौर लेकर आया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों में अभूतपूर्व जीत हासिल की। 543 सीटों में से भाजपा ने अकेले 282 सीटें हासिल की, जो किसी भी पार्टी के लिए स्वतंत्र भारत में अब तक का सबसे बड़ा बहुमत था। यह एक ऐसा जनादेश था जिसने भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत को चिन्हित किया।
यह जीत न केवल भाजपा के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए परिवर्तन का प्रतीक बनी। इस जीत ने देश की राजनीति में विकास, मजबूती और नेतृत्व के नए अध्याय की शुरुआत की। यहीं से वर्चस्व की राजनीति की शुरुआत शुरू हो चुकी थी। नरेंद्र मोदी ने जन जन से जुड़ने की रणनीति अपनाई और विकास के सुशासन, रोजगार जैसे मुद्दों को अपनी प्राथमिकता बनाया। भाजपा की यह जीत कांग्रेस के लंबे समय के प्रभुत्व को चुनौती देने वाली साबित हुई। 2014 की यह ऐतिहासिक जीत भाजपा को केंद्र की सत्ता में मजबूती से स्थापित कर भारत को विश्व की प्रमुख शक्तियों में शामिल करने का सपना दिखाने वाली सामने उभर कर आई। इस जीत ने न केवल भाजपा को केंद्र में मजबूत किया बल्कि कई राज्यों में भी उसके लिए मार्ग प्रशस्त किया, जिससे देश भर में उसकी राजनीति पकड़ मजबूत होती चली गई। इसका जो मुख्य कारण था एकल बहुमत, जो सबसे पहला कारण था। दूसरा नेतृत्व का उभार, जिसमें कि नरेंद्र मोदी जैसा नया चेहरा जिन्होंने गुजरात मॉडल को कहीं ना कहीं देश में लाने की कोशिश की और सबका साथ सबका विकास का नारा देश भर में गूंजा। नए युग की सूत्रपात करने की कोशिश की गई। यह जीत भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। देखा जाए तो भाजपा का जो संगठनात्मक और विचारधारात्मक जो दृष्टिकोण है, जो एक पहलू है, इसी पहलू के आधार पर ही भाजपा हर बात जीतती है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और संगठनात्मक संरचना उसकी सफलता का आधार रही है। उसकी जड़ें 1951 में स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है, जिसे 1980 में भाजपा के रूप में पुनर्गठित किया गया था। यह पुनर्गठन पार्टी को एक व्यापक आधार देने और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाने में सहायक रहा। भाजपा के मुख्य जो वैचारिक स्तंभ हैं वो हिंदुत्व की राजनीति है, जिसमें कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा निहित है। भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पार्टी के मूल सिद्धांतों में से एक है। राष्ट्रवाद देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा पर जोर देता है, जो पार्टी के चुनावी अभियानों का प्रमुख विषय हर बार रहा है। और एकात्मक मानववाद दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित यह दर्शन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के बीच सामंजस्य पर केंद्रित है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो वैचारिक पृष्ठभूमि है, कहीं ना कहीं हिंदुत्व की राजनीति और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रथम की नीति के चलते भारतीय जनता पार्टी आगामी 2014 के बाद लगभग अब तक जीतती आई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ भाजपा का गहरा वैचारिक और संगठनात्मक संबंध है। आरएसएस और पार्टी के लिए एक व्यापक कैडर और वैचारिक मार्गदर्शन का स्रोत रहा है, जो जमीनी स्तर पर पार्टी की पहुंच और प्रभाव को मजबूत करता है और जमीनी स्तर के सारे मुद्दों को खंगालने की, उन्हें सॉल्व करने की, उन मुद्दों को जानने की और उस पर विश्लेषण करने की क्षमता प्रदान करता है। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी इतने मजबूत संगठन के रूप में उभर कर सामने आई। 2014 की लहर, जिसे मोदी लहर के नाम से जानते हैं, करिश्माई नेतृत्व, एक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति उठकर सामने आया या भारतीय जनता पार्टी ने उसके हाथों में कमान सौंपी, जिसने देश के एक दशक से अधिक समय तक वर्तमान में राज किया या शासन सत्ता में रहा। 2014 से लेकर के 2025 तक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जोड़े रखा, संजोए रखा, उसका नेतृत्व किया। केंद्र के ही चुनावों में या लोकसभा के चुनावों में ही नहीं, राज्य में जो विधानसभा के जो चुनाव है वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने मोदी फेस को सामने रख करके जनता से वोट हासिल करने की कोशिश की या चेष्टा की या कर रहे हैं। 2014 का चुनाव केवल एक राजनीतिक जीत नहीं था, बल्कि यह देश भर में बदलाव की लहर का प्रतीक था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने एक मजबूत, स्थिर और विकासोन्मुख सरकार का वादा किया, जिसने करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं को जगाया। रैलियों में उमड़ती भीड़ और जन समर्थन से ने यह स्पष्ट कर दिया कि देश एक नए नेतृत्व के लिए तैयार है। ये सफर यूं ही नहीं रुका भाजपा का। ये धीरे धीरे 2014 के बाद 5 वर्षों बाद फिर लोकसभा के चुनाव हुए 2019 में। 2014 से 2019 के कार्यकाल में भाजपा ने न केवल केंद्र में अपनी स्थिति को मजबूत किया, बल्कि राज्यों में भी अपना विस्तार किया। 2019 के लोकसभा के चुनावों में भाजपा ने 303 सीटें जीतकर अपने पिछले प्रदर्शन को भी और बेहतर बनाया, जो जनता के विश्वास को दर्शाता है।
2019 की जीत भाजपा ने 303 सीटें जीती, जो 2014 की तुलना में अधिक थी, जिससे पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर जनता के विश्वास की पुष्टि हुई। प्रमुख नीतिगत निर्णय जैसे कि सरकार ने कई साहसिक कदम उठाए इस बीच, जिसमें कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करना, अनुच्छेद 370, नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करना या लाना, नागरिकता संशोधन अधिनियम को लाना, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना शामिल थे। राज्य स्तर पर देखा जाए तो इस अवधि के दौरान भाजपा ने 29 राज्यों में से 19 में या तो सीधे तौर पर सत्ता हासिल की या गठबंधन की सरकारों का हिस्सा बन चुकी थी। इस पर हम भविष्य आगे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। भाजपा का प्रभुत्व और रणनीतिक, तकनीकी और संसाधनों को भी जानने की कोशिश करेंगे, जिससे भाजपा का जो प्रभुत्व था ये किस तरह से कायम रहा इतने वर्षों तक। भाजपा के प्रभुत्व की पुनर्स्थापना केवल चुनावी जीत का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह एक सुविचारित रणनीति, प्रभाव, टेक्निक और संसाधनों के कुशल उपयोग का परिणाम थी। पार्टी ने अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने और उसके मजबूत संगठनात्मक ढांचा बनाने पर विशेष ध्यान दिया, जिसमें कि संगठनात्मक विस्तार, बूथ प्रबंधन, करिश्माई नेतृत्व और ब्रांडिंग, जिसमें कि मोदी ब्रांडिंग जैसे व्यक्ति विशेष को महत्व दिया। उनके ब्रांड के आधार पर वोट बैंक का निर्माण किया। डिजिटल और सोशल मीडिया का भारी भरकम उपयोग हुआ। भारतीय जनता पार्टी के उभार के पीछे सबसे बड़ा कारण डिजिटल क्रांति भी है, जिससे भारत की जो सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक उपयोग किया, आईटी सेल का भरपूर उपयोग किया, वोट बैंक को बनाने के लिए, बहुत सारे प्रचार करने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी किया और तेजी से अपने संदेशों को जनता तक पहुंचाने में सफल रही। और विपक्षी दलों की जो भ्रष्ट नीतियां थी या कुछ वीक पॉइंट थे उनको उजागर करने की कोशिश की, जिस वजह से अपने प्लस पॉइंट को जनता तक प्रमुखता से रखने की कोशिश की गई। सरकारी योजना का प्रभावी क्रियान्वयन हुआ। केंद्र सरकार को विभिन्न कल्याणकारी योजना को लाभार्थी वर्ग तक पहुंचाया। हाथ से पहले जो रेड टेपिज्म का जो सिद्धांत चलता आ रहा था कि सरकार 100 रुपए देती है और गरीब के पास वो 1 रुपया पहुंचता है, भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय में सरकारी योजनाओं में प्रभावी सुधार किए, जिसमें से जैसे कि किसानों के लिए उनके आय संसाधनों या बीज खरीदने के लिए, अच्छे बीज की पैदाइश के लिए या बीज खरीदने के लिए डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे देना, अकाउंट में डालना, उनको आर्थिक राहत देना, या दूसरे अन्य कार्य या एलपीजी का वितरण करना, ऐसे बहुत सारे कार्य सरकारी योजनाओं का निर्माण किया। स्वच्छ भारत का मिशन जो सबसे महत्वपूर्ण मिशन था, जिसमें कि संपूर्ण भारत में सबसे पहले शौचालय का निर्माण करना था। आज लगभग प्रत्येक घर में भारत में शौचालय, गरीब से गरीब परिवार के घर में भी आज शौचालय, ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सबसे पहले गंदगी को हटाने, इनके मलमूत्र का समाधान करने की जो कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने, ये बहुत अच्छी कोशिश थी उस समय, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का ये प्रभुत्व कायम रहा अभी तक भी। राष्ट्रवादी नैरेटिव का सुदृढ़ीकरण, पार्टी ने मजबूती से राष्ट्रवाद के नैरेटिव को लगातार बढ़ावा दिया, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को, सांस्कृतिक गौरव जैसे मुद्दे प्रमुख रहे, जिसमें कि प्रधानमंत्री जी हमेशा रक्षाबंधन के दिन कहीं ना कहीं सेना के साथ मिलते हैं और शौर्य गाथा का वर्णन करते हैं। जब भी हमारे सेना कोई बड़ा कार्य करती है, कोई बड़ा सफल ऑपरेशन करती है, तो उस समय कहीं ना कहीं सेना को विशेष रूप से उनके रैलियां निकाली जाती है, उनके वर्चस्व गाथाओं को दिखाया जाता है कि हम आज किस स्थिति में, हमारी सेना किस स्थिति में है, किस तरह से काम कर रही है निडर होके, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर इस चीज का पुख्ता प्रमाण है वर्तमान समय में, और जिसने कि भारतीय जनता पार्टी के मूल वोट बैंक को मजबूती प्रदान की, जिसे हम देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे कारगर सिद्ध हुआ वोट बैंक की राजनीति के लिए, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक सुदृढ़ हुआ। हालांकि जैसा कि जो प्रथम फेज था भारत में डोमिनेंस पार्टी सिस्टम का, जो कांग्रेस सिस्टम में जैसे कि विपक्षी
जो दल थे वो बहुत कमजोर थे या कम मात्रा में थे। वैसी ही स्थिति 2014 के बाद कहीं ना कहीं अब तक भारत में उभर कर सामने आई। जहां एक और भाजपा का विरोध बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर भारतीय राजनीति में विपक्ष की स्थिति और गठबंधन की गतिशीलता में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले। कांग्रेस जो दशकों तक भारतीय राजनीति पर हावी रही, 2014 के बाद लगातार कमजोर पड़ती गई। 2014 में मात्र 44 सीटों में सिमट कर रह गई और 2019 में 52 सीटें ही हासिल कर पाई। यह एक विपक्ष के लिए गंभीर समस्या थी। जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल था, सबसे बड़ा दल था, वो 52 और 44 सीटों में सिमट कर रहा। भाजपा के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए 2024 के चुनावों से पहले विभिन्न विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस गठबंधन का निर्माण किया। इस गठन ने 2024 के चुनाव में भाजपा को कड़ी चुनौती दी, 234 सीटें हासिल की। इस मजबूत प्रदर्शन के कारण भाजपा को अब गठबंधन के सहयोग से सरकार बनानी पड़ी, मगर फिर भी भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व है वो तीसरी बार भी कायम रहा, जो गठबंधन की राजनीति की वापसी का संकेत दे रहा है। हालांकि जो गठबंधन दर्शा रहा है, 2024 के परिणाम ने दिखाया कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों और गठबंधन की भूमिका अभी भी महत्वपूर्ण है, उन्हें हम कम नहीं आंक सकते। ये हमने स्पष्ट देखा कि भारतीय जनता ने दिखा दिया कि कहीं ना कहीं किसी एक दल का हम वर्चस्व नहीं देख सकते, या वर्चस्व हमें अच्छा नहीं लगता, या हम किसी की बढ़ती हुई तानाशाही को रोक भी सकते हैं। भारतीय जनता ने कहीं ना कहीं ये संदेश कम सीटें दे करके या विपक्षी दल को भी कम मजबूत करके ये सामने आकर दिखा दिया कि अंतिम सत्ता फिर भी भारत में जनता के पास ही है। 2024 का जो चुनाव हुआ, भाजपा की स्थिति इसमें लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति में कई मायनों में महत्वपूर्ण रहे हैं, जिनकी रहा है। भाजपा ने अब की बार 400 पार का महत्वाकांक्षी नारा दिया, जिसका लक्ष्य अकेले 370 सीटें और एनडीए के साथ 400 से अधिक सीटें हासिल करना था। हालांकि परिणाम उम्मीदों से अलग रहा, और ये कहीं ना कहीं चुनावी विश्लेषण का नतीजा भी हो सकता है कि अब की बार जो 400 पार का जो नारा दिया था, विपक्षी दलों ने कभी भी ये नहीं सोचा कि भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे हम। उनके मुंह में सिर्फ एक ही बात लगी रही कि हम 400 पार लाने नहीं देंगे। हालांकि इसके पीछे विजन एक और भी है, जो दूरदृष्टता को दर्शाता है। जैसे कि 2026 के बाद जब परिसीमन होगा तो उसके बाद सीटें बढ़ेंगी, तो सीटें लगभग 800 के आसपास हो जाएगी लोकसभा की, तो इसलिए 400 पार का नारा कहीं ना कहीं स्थिति को भी दर्शाता है। लेकिन कांग्रेस या जो विपक्षी दल है वो इसी में उभरा रहा कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार सीटें लाना चाहती है, तो हमें इन्हें किसी भी हालत में रोकना है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति को कायम रखने में सफल भी रही। वो कांग्रेस को सिर्फ उसी चंगुल में फंसाती रही, विपक्षी दलों को, कि भाई हम 400 पार ला रहे हैं, आप 400 पार नहीं जा सकते। तो इस चीज़ में ही फंसा के रखा, जो कि एक कूटनीतिक चाल थी। सीटों में गिरावट आई, हालांकि भाजपा 240 सीटें जीती, जो 2019 की 303 सीटों से 63 सीटें कम थी, जो कि बहुत भारी क्षति थी भाजपा के लिए। उसके कार्य को लेकर के, उसके वर्चस्व को लेकर के जो स्थिति नजर आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी एक तानाशाह की तरह कार्य कर रही है, या मोदी एक तानाशाह बनता जा रहा है, तो जनता ने अपना मत दे करके वो स्थिति भी थोड़ी सी कमजोर कर दी और 240 सीटें जिता करके भारतीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की। गठबंधन की पुनः वापसी हुई, एनडीए ने कुल 293 सीटें हासिल की, जिससे भाजपा के गठबंधन सहयोगियों के साथ सरकार बनानी पड़ी। मिश्रित जनादेश रहा, एक दल के प्रभुत्व को ठेस लगी, हालांकि फिर भी एक डोमिनेंट पार्टी के रूप में उभर कर सामने रही है, प्रभुत्वशाली दल के रूप में उभर कर सामने रही है। हालांकि गठबंधन के बावजूद भी प्रभुत्व भारतीय जनता पार्टी का ही है। और इसके बाद खासी बात, बहुत अच्छी बात यह रही कि विपक्षी दलों की मजबूती, इंडिया गठबंधन ने 234 सीटें जीतकर भाजपा को कड़ी चुनौती दी, जिससे बहुमत की राजनीति में बदलाव की संभावना बढ़ी है। यह चुनाव परिणाम भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण सीख था कि भारतीय मतदाता विविधतापूर्ण है और वे किसी एक दल को असीमित शक्ति नहीं देना चाहते हैं। इससे भारतीय लोकतंत्र में बहुलवाद और विपक्षी भूमिका का एक महत्व एक बार फिर स्थापित हुआ, और ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल हो, वो लगातार एक लंबे समय तक वर्चस्व की स्थिति भारत में कायम नहीं रख सकता है।
हमने देखा कि भारतीय भाजपा का जो सामाजिक और चुनावी आधार था, भाजपा का बढ़ता प्रभुत्व उसके मजबूत सामाजिक और चुनावी आधार पर टिका है। पार्टी ने विभिन्न सामाजिक वर्गों और भौगोलिक क्षेत्रों में अपनी पैठ बनाई, जिससे उन्हें लगातार सफलता मिली। यह चुनावी ग्राफ 2014 और 19 और 2024 को दर्शाता है, जिसमें कि राजनीतिक जो प्रदर्शन थे प्रमुख राजनीतिक दलों के, जैसे कि जो प्रथम जो 3 सबसे ज़्यादा सीटें जो हासिल की हुई है भाजपा ने की हुई है 2014, 2019 और 2024 के बीच में। हालांकि 2024 में बहुत कम जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला। इसके साथ साथ कांग्रेस को 2014 में सबसे कम 44 सीटें, 2019 में 52 और 2024 में 99 सीटें प्राप्त हुई। और वहीं अन्य दलों को वो कहीं ना कहीं भारी एक सामान्य स्थिति को, विपक्ष को बनाए रखने के लिए बहुत योगदान अन्य दलों का भी, अदर जो पार्टी है उनका भी रहता है। तो इन चुनावों ने स्पष्ट कर दिया, जो अभी आगामी जो चुनाव है, कांग्रेस ने 2014 के बाद से धीरे धीरे अपनी सीटों में वृद्धि की, जबकि अन्य दल, जिसमें क्षेत्रीय दल और छोटे दल शामिल हैं, भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं, जो पार्टी में त्रिशंकु संसद से लेकर के गठबंधन की राजनीति तक का सफर तय कर चुके हैं। आज से पहले भी बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व निभाते हैं। भाजपा का सामाजिक और चुनावी आधार की हम जब बात करते हैं, भाजपा की सफलता का एक बड़ा कारण उसका व्यापक सामाजिक और चुनावी आधार है। पार्टी ने विभिन्न सामाजिक समूह और क्षेत्र में अपनी पैठ बनाई है, जिससे उसे राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मिलता है। भाजपा ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मजबूत पकड़ बनाई। शहरी मध्यम वर्ग युवा आबादी में उसकी लोकप्रियता विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो उसकी विकासोन्मुखी नीतियों और राष्ट्रवादी अपील से प्रभावित हैं। महिला मतदाताओं का समर्थन भी भाजपा के लिए महत्वपूर्ण रहा है, जिससे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से मजबूत किया। सदस्यता के मामले में भाजपा 17 करोड़ से अधिक सदस्यों के साथ विपक्ष का विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का दावा करती है। चुनावी राजनीति में भाजपा ने डिजिटल तकनीक और सामाजिक मीडिया का प्रभावी उपयोग किया है। जन जन तक सोशल मीडिया के प्रचार के माध्यम से अपने वोट बैंक को और अपनी सक्रिय स्थिति को लक्षित अभियानों और आईटी सेल के माध्यम से पार्टी ने अपने संदेशों को तेजी से व्यापक रूप से प्रसारित किया, जिससे युवा मतदाता तक उसकी पहुंच बढ़ी और यह आधुनिक चुनावी रणनीति भाजपा की सफलता में एक महत्वपूर्ण कारक रही। भाजपा का राज्य विस्तार की हम जब चर्चा करते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रभुत्व की बात करते हैं, ये कांग्रेस की तरह ही बनता जा रहा है। ये सिर्फ सेंटर में ही अपने प्रभुत्व को स्थापित करने में सफल नहीं रहा, जबकि 2014 के बाद 2025 तक भाजपा राज्य स्तरीय या राज्य विधानसभा में भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, लगातार कोशिश कर रहा है, और वो दिख भी रहे हैं परिणाम। भाजपा ने 2014 में केंद्र में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। राज्य में उत्तर भारत के कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में सत्ता हासिल की थी, लेकिन धीरे धीरे पश्चिम भारत में गुजरात, राजस्थान भाजपा के नेतृत्व के जो मजबूत गढ़ माने जाते हैं। महाराष्ट्र में भी प्रभाव बना रहा, पूर्वोत्तर में हिमाचल शुरुआत होती रही, मणिपुर जैसे राज्यों में पहले कदम, दक्षिण में भारत का प्रभाव सीमित था, जिनकी जो पहला कदम दक्षिण में था, लेकिन फिर भी सीमित प्रभाव अभी भी है दक्षिण में। 2019 के बाद कई राज्यों में स्थिति मजबूत हो गई। 17 से अधिक राज्यों में सत्ता का गठबंधन की सरकार बनी। 17 से अधिक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की या तो खुद के सीएम हैं, जिसमें कि 12 से अधिक राज्यों में खुद के सीएम थे 2019 तक, और 17 तक राज्यों में एनडीए गठबंधन के लगभग मुख्यमंत्री आज बने हुए हैं, या 2019 तक थे, जिसमें कि 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में गया था, पर बाद में भाजपा की वापसी हुई। और पूर्व भारत में बिहार में एनडीए की सरकार, कुछ पूर्वोत्तर राज्य में भाजपा का विस्तार हुआ, और दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में भाजपा गठबंधन का प्रभाव बढ़ा, जिससे हम देख सकते हैं कि दक्षिण भारत में भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे से भारतीय जनता पार्टी अपने पांव फैला रही है। 2025 की बात करें तो 19 राज्यों में भाजपा या एनडीए गठबंधन की सरकार है, जिसमें बहुत से राज्य भाजपा के नेतृत्व में है। दिल्ली में 27 साल बाद जीत हासिल करके नई सरकार बनाई और नए परिणाम लाए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड जैसे भारत के प्रमुख राज्यों में भाजपा लगातार सत्ता में है। पश्चिम में गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र, उड़ीसा,
में भाजपा का प्रभावी शासन रहा। पूर्वोत्तर के असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा जैसे राज्यों में भाजपा या उसके सहयोगी गठबंधन में, दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के अलावा भाजपा का प्रभाव अपेक्षाकृत सीमित पर बढ़ता हुआ है। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने लगातार अपने संगठन और जनाधार को मजबूत किया, जिससे महत्वपूर्ण राज्य में सत्ता सुनिश्चित हुई। आज भाजपा बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे अपने वर्चस्व को बढ़ाती जा रही है। राज्य दर राज्य अपने चुनावी प्रचार के माध्यम से लगातार लोकप्रिय नेताओं के नेतृत्व में लगातार चुनावी जीत हासिल कर रही है। उत्तर से पूर्व से पूर्वोत्तर तक संगठन का विस्तार, सामाजिक आर्थिक नीतियों में योजना कार्यक्रम के जरिए जन समर्थन हासिल कर रही है। 2025 तक अपनी पकड़ 5-6 राज्यों में बढ़ाकर 19 से अधिक राज्यों तक विस्तृत कर ली है। उत्तर भारत से लेकर पश्चिम और पूर्वोत्तर में अपना प्रभुत्व कायम किया तथा दिल्ली, ओडिशा जैसे परंपरागत क्षेत्र में भी अपने प्रभाव को लाने में भारतीय जनता पार्टी आज सफल रही। भाजपा के भविष्य और भारतीय दलीय व्यवस्था पर हम बात करने कोशिश करते हैं तो इसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। कई महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठते हैं जो भारत के राजनीतिक भविष्य को आकार देंगे। प्रभुत्व बनाम गठबंधन की बात करते हैं, स्थिरता और चुनौतियां, विपक्ष का पुनरुत्थान, बहुलवाद की भूमिका की बात करते हैं। एक और हम प्रभुत्व की बात करते हैं तो दूसरी हमें गठबंधन भी देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं हमने देखा कि 2024 के बाद विपक्ष का भी धीरे धीरे पुनरुत्थान हो रहा है, विपक्ष भी बढ़ता जा रहा है। और स्थिरता और चुनौतियां, क्या यह विपक्ष सत्ता हासिल कर लेगा या जो डोमिनेंट जो पार्टी है प्रेजेंट टाइम में भारतीय जनता पार्टी, क्या ये स्थिरता कायम रख सकेगी? इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। बहुलवाद की भूमिका बढ़ रही है, क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ रहा है। चौथी पार्टी की सिस्टम की शुरुआत बता रहे, जैसे कि मिलन वैष्णव जी कहते हैं कि भारत में 2014 के बाद चौथी पार्टी का प्रभुत्व बढ़ चुका है, चौथी पार्टी की ओर भारत बढ़ रहा है, प्रभुत्व का नया युग आ रहा है। इशारा कर रहे जहां एक दल का वर्चस्व लंबे समय तक बना रहा और जैसे कि आज़ादी के बाद कांग्रेस के साथ था, 2024 के परिणाम बताते कि यह प्रभुत्व उतना निरपेक्ष नहीं है जितना पहले माना जा रहा था। हालांकि 2024 के चुनावों ने यह साबित कर दिया। गठबंधन की राजनीति की वापसी हो गई। 2024 के चुनावों में स्पष्ट दिखाई देता है कि गठबंधन दिख रहा है। तो भारतीय लोकतंत्र में बहुलवादी दल के प्रभुत्व और एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता के बीच भारतीय लोकतंत्र कैसे संतुलन स्थापित करेगा, यह बहस जारी है कि क्या मजबूत केंद्र सरकार राष्ट्रीय विकास के लिए बेहतर है या बहुलवादी दृष्टिकोण लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए अधिक उपयुक्त है। इन प्रश्नों का उत्तर आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति की दिशा तय करेगा, जिससे देश के लोकतांत्रिक भविष्य पर गहरा प्रभाव करना पड़ेगा। इसलिए हम इस विषय पर गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। विपक्ष की वर्तमान भूमिका की स्थिति की बात करें तो 2024 में चुनावों में विपक्ष का प्रदर्शन सराहनीय रहा। भारतीय राजनीति में विपक्ष की भूमिका एक बार फिर से गतिमय रही और चुनौती और मतभेदों के बावजूद भी भारतीय दलीय प्रणाली में विपक्ष ने एक बार फिर से मजबूती से खड़े होकर के एक सुदृढ़ विपक्ष की नींव रखी। एकता और रणनीति की मिसाल पेश की। विपक्ष को भाजपा के एकाधिकार का मुकाबला करने के लिए ठोस एकता और साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर आधारित एक मजबूत रणनीति की आवश्यकता है, जिससे जनता का विश्वास जीता जा सकता है और कोशिश कर रही है। लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत भूमिका है। जब किसी एक दल का प्रभुत्व बढ़ता है तो जनता सिर्फ कार्य करती है और जनता सिर्फ वही कार्य कर सकती है जो सरकार चाहती है। तो सरकार तानाशाह ना बने, इसलिए लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष के साथ साथ एक मजबूत, सुदृढ़ और निष्पक्ष विपक्ष की भूमिका भी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है। अनिवार्य है, जरूरी है, महत्वपूर्ण है। भविष्य की संभावनाएं देखें तो 2024 के परिणाम में बता दिया कि भाई गठबंधन की राजनीति हम सह लेंगे, लेकिन किसी एक दल का प्रभुत्व एक लंबे समय तक उसकी मनमानी को हम नहीं देखेंगे। जनहित के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की बात करते हैं कि जब तक एकजुटता बनाए रखते हैं और जनहित के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब तक हम आपको वोट देंगे। जिस दिन आप जनहित के मुद्दों से भटकाव की ओर बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने मतदान का उपयोग करके आपको गिरा भी सकते हैं और उठा भी सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि विपक्ष केवल विरोध के लिए विरोध ना करे, बल्कि वैकल्पिक नीतियों और समाधान के साथ सामने आए, ताकि मतदाताओं को एक स्पष्ट विकल्प मिले।
भाजपा और कांग्रेस के प्रभुत्व के अंतर की बात करते हैं, इन दोनों का प्रभुत्व रहा है अपने अपने समय में। भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है 1952 से लेकर के 1989 तक एक लंबे पीरियड्स में कांग्रेस का जो प्रभुत्व रहा, जिसमें कि कांग्रेस के प्रभुत्व में आज़ादी के बाद दशकों में स्थापित हुई, जिसे कांग्रेस प्रणाली के नाम से जाना गया, जिसमें विचारधारा के तौर पर हम यदि देखें तो 2014 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभुत्व था, इसमें हमें अलग तरह की गतिशीलता को दर्शाता है। विचारधारा के तौर पर दोनों को देखें तो कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता, जिसे हम पथनिरपेक्षता कहते हैं, समाजवाद, कूटनिरपेक्षता और एक समावेशी राष्ट्रवाद और केंद्रीय विचारधारा वाला एक संगठन या दल है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, मजबूत आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित और एक दक्षिणपंथी विचारधारा वाला, रूढ़िवादी विचारधारा वाला एक दल है। सामाजिक इतिहास, समाज के सभी वर्गों, जाति और धर्मों से व्यापक समर्थन मिला, जिसे अल्पसंख्यक, दलित, ग्रामीण आबादी और किसान शामिल थे। इसे एक बड़ी छतरी वाला दल भी कहा गया। वहीं सामाजिक आधार बीजेपी का हम देखते हैं तो शहरी, मध्यम वर्ग, युवा, ओबीसी, दलित, व्यापारी वर्ग, उच्च जातियों से मजबूत समर्थन मिला। हालांकि एक समय में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक अलीट वर्ग की पार्टी थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी चुनावी एजेंडों के जरिए जनता से मिलने के बाद ये कहीं ना कहीं अब ओबीसी, दलित, व्यापारी वर्ग, उच्च जातियों से मजबूत समर्थन हासिल करने में सफल रही। नेतृत्व की बात करते, गांधी परिवार का केंद्रीय नेतृत्व रहा है लंबे समय में, वर्तमान समय में, जिसमें कि राहुल गांधी जी आप एक विपक्ष के नेता के रूप में देख सकते हैं, लेकिन राज्य में स्थानीय नेताओं को भी महत्वपूर्ण स्वायत्तता प्राप्त थी और आज भी लगभग है। और केंद्रीय नेतृत्व की बात करें भारतीय जनता पार्टी के, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक मजबूत और केंद्रीकृत नेतृत्व है, जिसमें पार्टी काडर की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह भारतीय जनता पार्टी काडर के आधार पर अपनी नीतियां बनाती है और अपने आंतरिक लोकतंत्र के तहत सत्ता में बनी हुई है और अपने अंदर आंतरिक लोकतंत्र के चलते, अपने कार्य के चलते बहुत ही चर्चा में रहती है। प्रकृति की बात करें तो बहुआयामी है कांग्रेस, और सर्वसम्मति आधारित विभिन्न विचारों और गुटों को समायोजित करने की कोशिश करती है। जैसे कि वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी दक्षिणपंथ की ओर भी थोड़ी बहुत झुकाव देखने को मिल रहा है। हालांकि पहले फेज में देखें तो 1952 से 1989 तक कांग्रेस का लेफ्ट की ओर झुकाव था, लेकिन वर्तमान समय में कहीं ना कहीं दक्षिणपंथ की ओर भी थोड़ा सा झुकाव पड़ रहा है। लेकिन जो 2014 का जो प्रभुत्व है भारतीय जनता पार्टी का, तो निर्णायक, प्रकृति, आकांक्षा आधारित, जिसमें विकास और सुशासन की बातों पर जोर दिया गया है। भाजपा के प्रभुत्व का भविष्य कायम रहेगा या पतन, ये जनता तय करेगी, लेकिन फिर भी हम कुछ बातों पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि चुनाव परिणामों ने भारतीय दलीय व्यवस्था में एक नया अध्याय खोला है 2024 की, जहां भाजपा का प्रभुत्व अभी भी मजबूत है, लेकिन विपक्ष ने अभी अपनी वापसी दर्ज कराई है। 234 वोटों को लेकर के यह कई सवालों को जन्म देता है कि क्या भाजपा का वर्तमान प्रभुत्व कायम रहेगा या भारत फिर से एक बहुदलीय और गठबंधन आधारित राजनीति की ओर बढ़ रहा है। ये बहुत सारे प्रश्न भविष्य के लिए उभर कर सामने आ रहे हैं। प्रभुत्व की निरंतरता होगी या गठबंधन की राजनीति होगी, ये चुनौतियां और पतन के संकेत भी दिख रहे हैं, जहां 2024 के परिणामों ने दिखाया कि क्षेत्रीय दल गठबंधन भाजपा के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश कर सकते हैं। आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और सामाजिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दे भी पार्टी के लिए लंबी अवधि में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। देखना यह होगा कि क्या यह वर्चस्व कायम रहेगा, टिक पाएगा। भारतीय राजनीति का भविष्य इन विभिन्न शक्तियों के बीच संतुलन पर निर्भर करेगा, जहां भाजपा के लिए अपनी रणनीति में लचीलापन लाना और विपक्ष के लिए अपनी एकता को बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। क्या भारत तानाशाही की ओर बढ़ रहा है? 2014 से लेकर के 2025 तक हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बढ़ रहा है या वर्चस्व था, प्रभुत्व था। तो प्रश्न मस्तिष्क में उठता है कि क्या भारतीय तानाशाही की ओर बढ़ रहा है? हाल के वर्षों में हमने देखा कि राजनीतिक दशा को लेकर के यह सवाल अक्सर उठता है, जैसे कि हमने चर्चा की, देश एकाधिकारवाद या तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। 2024 के चुनाव परिणाम के बाद इस बहस ने एक नया मोड़ ले लिया, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रभुत्व दल के रूप में, डोमिनेंट पार्टी के रूप में उभर कर सामने आ रहा था 2014 के बाद, 2 बार अपनी सरकार एक डोमिनेंट
पार्टी के रूप में, जो स्वतंत्र रूप में बिना गठबंधन के बनाई थी, वही 2024 में पुनः गठबंधन की ओर जुड़ गया। केंद्र सरकार का मजबूत नियंत्रण है। यानी कि हम पक्ष और विपक्ष की बात करें कि तो हम क्या चर्चा कर सकते हैं कि क्या भारत आना शुरू बढ़ रहा है। तो पक्ष में तर्क दिया जाता है कि भाई केंद्र सरकार का मजबूत नियंत्रण, विपक्ष की कमजोर होती आवाज, 2024 से पहले संवैधानिक संस्थाओं पर कथित दबाव और नागरिक समाज के दायरे में कमी, कुछ लोगों के अनुसार तानाशाही की ओर झुकाव दर्शाते हैं। और विपक्ष वाल में तर्क देते हैं कि भारत का मजबूत चुनावी ढांचा, स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थिति, मीडिया की विविधता और सबसे महत्वपूर्ण 2024 के चुनाव में विपक्ष का प्रभावी प्रदर्शन लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जीवंतता को बनाए रखता है और बताता है कि नहीं, भारत में तानाशाही नहीं हो सकती, भारत एक अधिकारवाद की ओर नहीं बढ़ रहा है। भविष्य की बात हम करें तो भारतीय लोकतंत्र की प्रगति गतिशील है। हम पहले भी देख चुके हैं कि 15 सालों तक कांग्रेस का डोमिनेंस रहा, उसके बाद धीरे धीरे उसमें डिक्लाइन हुआ, गठबंधन की राजनीति हुई, दूसरी ओर त्रिशंकु सरकार बनी, त्रिशंकु संसद का निर्माण हुआ, एनडीए, यूपीए, इंडी गठबंधन का निर्माण हुआ। जो सर्वोच्च शक्ति है भारत में वो कहीं ना कहीं जनता के हाथ में है। बाबा साहब अम्बेडकर ने द्वारा लिखित संविधान में जनता जनार्दन को ही सर्वोच्च शक्ति माना गया है। जनता इस फैसले को ले सकती है या लेती रहती है समय समय पर। यह बहस भारतीय राजनीति के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि लोकतांत्रिक संस्थाएं कितनी मजबूत रहती है और नागरिक अपनी भागीदारी कितनी सक्रियता से निभाते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो निष्कर्ष के बात पर हम कह सकते हैं कि भाजपा का दशक भारतीय राजनीति का एक नया अध्याय था। 1967 के बाद पहली बार किसी एक ऐसे दल ने वर्चस्व कायम किया जो लगभग 15 वर्षों तक, अभी तो 15 वर्ष नहीं हुए लेकिन 10 वर्ष हो चुके हैं, 10 वर्षों तक, एक दशक तक अपनी वर्चस्व वाली स्थिति को कायम रखने में सफल रहा, जिसमें सिर्फ केंद्रीय स्थिति नहीं बल्कि राज्य स्तर पर भी अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश की गई और अब राज्य में भी अपनी सरकार को स्थापित करने में सफल रहा। भारतीय जनता पार्टी ने एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी है। भाजपा का प्रभुत्व रहा है, अभी भी है, हालांकि 2027 तक, 30 तक टीका, 26 तक टीका रहेगा। लोकतांत्रिक संतुलन बड़ा मजबूत निर्णय लिए गए, जिम्मेदार विपक्ष की आवश्यकता पर जोर दिया गया, बताया कि एक जिम्मेदार विपक्ष भी होना चाहिए और नया अध्याय प्रवेश कर दिया चौथी पार्टी के रूप में, जिसे कि स्कॉलर मिलिंद वैष्णव या नीरज चंद धोके जी ने आर्टिकल लिखा था कि 2014 के बाद बीजेपी का प्रभुत्व बढ़ रहा है या वन पार्टी डोमिनेंस का जो पुनर्स्थापना हो रही है उस पर उन्होंने चर्चा की। नीरज चंद धोके जी ने, मिलिंद वैष्णव ने, दूसरे अन्य विद्वानों ने, विकास ने, रजनी कुठारी जो कि कांग्रेस सिस्टम की बात करते हैं, नए विचारक इस विषय पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस विषय पर बहुत कम ही कार्य हो चुका है, वो है, फिर भी अब इस विषय पर काम हो रहा है। आने वाले वर्षों में भारतीय दलीय व्यवस्था में नए समीकरण और संभावनाएं देखने को मिली जो भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता को बनाए रखने में सहयोग करेगी। हालांकि डियर फ्रेंड, ये जो प्रेजेंटेशन थी मेरी, जो ये टॉपिक था, ये मेरे एमए के डिसर्टेशन पर आधारित था और ये जो जितने भी आंकड़े हैं ये सभी आंकड़े और तथ्य मेरे डिसर्टेशन में संकलित हैं और उसी के आधार पर मैंने एक प्रेजेंटेशन आप सबके लिए तैयार की। आपको यदि ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें, और ऐसे इफेक्टिव वीडियो को देखने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ। तो ये जो इसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल हुआ है और ये कंटेंट भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, हालांकि 48 मिनट की वीडियो है। यदि आप कोशिश करें तो कृपया इसे देखने की कोशिश करें और मुझे ये बताने की कोशिश करें कि किस तरह से मैंने इस विषय को आप सबके समक्ष रखा, क्या त्रुटियां रही, किस तरह से मैं अपने विषय को निचोड़ देने में सफल रहा या नहीं रहा। तो मुझे कमेंट के माध्यम से गाइड करने की कोशिश करें। भविष्य में यदि आपको ऐसी वीडियो और चाहिए हो तो कृपया करके मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा और सुधार की जो भी गुंजाइश होगी मैं उस सुधार को करने की कोशिश करूंगा। आपके माध्यम से कमेंट को मैं, आपके जो टिप्पणियां हैं उन टिप्पणियों को मैं
आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बार फिर से मुझे सुना और देखा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप 1.5 की स्पीड में इस वीडियो को देखने की कोशिश करें। कृपया करके अवश्य देखें। थैंक यू।